नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सरफेस टेंशन के बारे में। तो क्या क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ सरफेस टेंशन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, और कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो और ये भी फाइंड कर लिया था कि मैक्सिमम मास ऑफ निडल कितना हो सकता है जो सरफेस टेंशन के कारण फ्लोट कर सकता है। तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड हमने जो भी चीज़ पढ़ी थी उसका 1 मिनट में समराइज़ कर देते हैं। कैसे? देखिए, हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन जो होता है सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपान एल। तो इसकी यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर मीटर, या फिर इसी को लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इसका क्या हो जाएगा? जूल पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हमने क्या बताई थी? डायमेंशन क्या होता है? mt-2। अब देखिए, एक चीज़ ये बता दें कि डेफिनेशंस हमने क्या बताई थी? पर यूनिट लेंथ जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है वही क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। और या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। या फिर हमने क्या बताया था? जब कोई सतह खिंचती या सिकुड़ती है तो मुक्त सतह पर जो भी बल लगता है वही वो क्या रीज़न होता है? सरफेस टेंशन। अब एक चीज़ यहाँ से एक और डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं कि पर यूनिट लंबाई में किसी सतह पर बनी फिल्म को तोड़ने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। प्रति मीटर या इकाई मीटर लंबाई में बनी फिल्म को तोड़ने के लिए जितने न्यूटन की आवश्यकता होती है, जितने फोर्स की आवश्यकता होती है, वही कहलाता है क्या? सरफेस टेंशन। अच्छा, न्यूटन पर मीटर MKS में हो गई। अगर CGS में निकाले तो न्यूटन को क्या लिखते हैं CGS में? डाइन पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। या फिर यहाँ से एक डेफिनेशन और निकाल सकते हैं कि पर मीटर स्क्वायर एरिया में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो भी ऊर्जा हमको खर्च करनी पड़ेगी फिल्म को तोड़ने के लिए या पृष्ठ को तोड़ने के लिए, वही क्या होगी? सरफेस टेंशन। मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में बनी फिल्म को ब्रेक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। तो कम से कम 6 डेफिनेशन यहाँ से निकल के आई। 6 डेफिनेशन निकलने का मतलब ये तो या फैक्ट हैं या फिर डेफिनेशंस हैं। तो कोई भी टाइप का फैक्ट इसमें से दिया जा सकता है क्वेश्चंस में और आपसे आंसर पूछा जा सकता है। तो पहला क्या हो सकता है? सरफेस टेंशन क्या है? तो सरफेस टेंशन क्या है ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा। उसकी जो हमने 6 तथ्य बताए इसमें से कोई एक तथ्य रख लेगा, फिर नीचे ऑप्शन दे देगा कि ये तथ्य जो है वो किस कारण से होता है। ये हो सकता है क्वेश्चन। या फिर हो सकता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो कॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। अब हमने बताया था टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सरफेस टेंशन, नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, और मीडियम नेक्स्ट टू द फ्लूइड के पास में कौन सी सतह है, कौन सा पदार्थ है, उस पर डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा था? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसलिए वो कोई फ्लूइड या कोई लिक्विड जो होता है वो अधिक एरिया पे फैलता है। इसका हमने एग्जाम्पल क्या दिया था? गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो ये सरफेस टेंशन का एक एग्जाम्पल था। अगर सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल्स देखे जाएँ तो बहुत सारे हैं। देखिए कैसे। एक ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जब कपड़े धुलते हैं आप, तो कपड़े धुलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का काम क्या होता है? डिटर्जेंट का 2 काम है। एक तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। अब जब सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगा वाटर के, तो वो अधिक जगह पर फैल जाएगा। मतलब कपड़े के जो रेशे होते हैं, अगर उनको माइक्रो स्ट्रक्चर को मैक्रो में कन्वर्ट करके देखा जाए बड़े आकार में, तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रेशे के, उनके बीच में फंसे हुए जो मैल या गंदगी होती है उसमें वहाँ तक उसको वेट कर देता है, भिगो देता है सरफेस टेंशन रिड्यूस होने के कारण। तो कपड़े का मैल या कपड़ा जल्दी साफ़ हो जाता है। दूसरा काम क्या होता है? जब आप डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं
तो यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होगा तब भी क्या होगा, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए डिटर्जेंट होता है वो कपड़ों को जल्दी से साफ़ कर देता है। या फिर क्या काम करते हैं, अगर कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो आप गर्म पानी से अगर धुल दें तब भी मैल साफ़ हो जाता है। तो गर्म पानी मतलब क्या है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन कम हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हो गया डायग्नोस्टिक्स में। डायग्नोस्टिक्स में कैसे, जैसे जॉन्डिस का टेस्ट करना है। जॉन्डिस का टेस्ट करने के लिए यूरिन लिया जाता है। तो यूरिन का जो सरफेस टेंशन होता है वो लगभग होता है 66 यानी 66 डाइन पर मीटर का होता है लगभग। तो अब क्या होगा, अब इसमें अगर आपका बाइल जूस इसको बोलते हैं पित्त रस की के बढ़ जाने से ही क्या होता है, जॉन्डिस होता है। तो अगर उसमें पित्त रस शामिल हो गया, पित्त रस का लगभग होता है 55 डाइन पर मीटर के हिसाब से सरफेस टेंशन होता है। तो अगर ये सरफेस टेंशन वाला कम सरफेस टेंशन वाला अधिक सरफेस टेंशन वाला मिल जाएगा तो उसका भी सरफेस टेंशन क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इससे पहचान हो जाती है कि आपको जॉन्डिस है। तो डायग्नोस्टिक में ये यूज़ होता है। और एक है राइज एंड फॉल इन नैरो ट्यूब। अगर कोई पतली केशिका बोलते हैं कैपिलरी को, कैपिलरी मतलब केशिका जिसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है, लगभग एक बाल के बराबर, केशमिश बाल। केशिका यानी कि बहुत कम डायमीटर की अगर ट्यूब को वाटर में या किसी भी फ्लूइड में डुबोया जाता है तो क्या होता है, या तो राइज होता है या फिर फॉल होता है। तो ये राइज और फॉल जो होता है वो भी किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने बताए। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ही एग्जाम्पल आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब आगे चलते हैं कि भाई जब सरफेस टेंशन के कारण जो उसकी मुक्त सतह होती है द्रव की, वो कैसी होती है, दो टाइप की हो सकती है, या तो कॉनकेव यानी अवतल या कॉन्वेक्स यानी उत्तल। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जब सतह होती है तो वहाँ पे एक टर्म आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी संपर्क कोण। तो आइए देखते हैं संपर्क कोण क्या होता है। संपर्क कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए, मान लिया कि ये कोई बीकर है और इसमें वाटर भरा हुआ है। इस बीकर में वाटर है। तो वाटर की जो मुक्त सतह होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अगर ये बीकर है ग्लास का तो इसकी जो सतह होगी वो कुछ इस तरह से होगी, मतलब ग्लास के वाल के पास थोड़ी सी उठी हुई। अच्छा, ये तो हो गया वाटर की बात। अगर यही हम ले लें मरकरी यानी पारा ले लें, तो जब पारा ले लेते हैं तो पारे की सतह, मुक्त सतह जो होती है पारे की, वो इस टाइप की होती है। मतलब एट द कांटेक्ट ऑफ बीकर या ग्लास ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। और ये कौन सी सतह हो गई, कॉनकेव सरफेस। मीन्स ये अवतल सतह और ये उत्तल सतह। तो यहाँ पे जब ये कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स सतह प्राप्त होती है तो यहाँ पे अगर हम इस सतह के, ये सतह है, इस सतह के टेंजेंट यानी स्पर्शी खींचें तो इस सतह ये इस तरफ जा रही तो स्पर्शी भी कैसी आएगी, ऐसे, ये स्पर्शी आएगी। अगर यहाँ पे इसका स्पर्शी खींचा जाए यानी टेंजेंट खींचा जाए तो ये सतह ऐसे है ऊपर, तो इसका स्पर्शी किधर जाएगा, इस साइड में। तो अब देखिए ये स्पर्शी जो हमने खींची है वो द्रव के अंदर
कांटेक्ट पॉइंट के साथ जो भी कोण बनाता है वही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब संपर्क कोण, संपर्क बिंदु पर वो कैसा कोण बना रहा है वही कहलाता है संपर्क कोण। ये तो सिंपल भाषा में आपको हमने समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए डेफिनेशन ये होगी कि संपर्क बिंदु पर द्रव की मुक्त सतह पर खींचा गया स्पर्शी, द्रव की मुक्त सतह पर संपर्क बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी द्रव की मुक्त सतह के साथ द्रव के अंदर बनाया गया कोण जो होता है वही होता है क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट या संपर्क कोण। द एंगल which is tangent to free surface of liquid at contact point inside the liquid is called angle of contact। यानी द्रव की मुक्त सतह पर द्रव के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्शी द्रव के अंदर जो कोण बनाती है वह कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब देखिए द्रव के अंदर यानी इनसाइड लिक्विड बोलना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि एक एंगल तो यहाँ पे भी बन रहा है, एक एंगल तो यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन ये एंगल हम कांटेक्ट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट में नहीं काउंट किया जाता है। द्रव के अंदर जो होता है वही एंगल ऑफ कांटेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो अब देखिए जो भी ये ऐसी सतह वाले लिक्विड होते हैं इनमें क्या होता है? अधेसिव फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। कैसे? देखिए अधेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तभी ये जो ग्लास की वाल है, ग्लास की वाल जो है ये अपने अणुओं के साथ इस वाटर के अणुओं को चिपकाने का प्रयास करता है। इसीलिए क्या करता है, ऊपर वाले अणु तो चिपक जाते हैं लेकिन दूर वाले अणु चिपक नहीं पाते हैं। इससे अधेसिव फोर्स कमज़ोर पड़ जाता है दूर वाले अणुओं का, तो इसलिए ये ऐसे रह जाते हैं लेकिन ये चिपका लेता है तो ये ऊपर की ओर चले जाते हैं। अच्छा, और इन वाले लिक्विड में क्या होता है? ये लिक्विड ऐसे होते हैं जो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अधेसिव फोर्स, तो इसलिए इनकी सतह क्या हो जाती है? ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इस केस में क्या होगा? एफ कोहेसिव इज़ लेस देन एफ एधेसिव, ये हो गया। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा? एफ कोहेसिव इज़ ग्रेटर देन एफ एधेसिव। तो अब देखिए ये जो ऐसे लिक्विड होते हैं वो होते हैं वेटिंग लिक्विड, यानी जो किसी चीज़ को भिगो दें वो कहलाते हैं वेटिंग लिक्विड। तो वेटिंग लिक्विड की कंडीशन क्या हो गई? FC जो होना चाहिए वो FA से कम, यानी कोहेसिव फोर्स का मान अधेसिव फोर्स के मान से कम होना चाहिए। अब ये जो लिक्विड होते हैं जिनमें कोहेसिव फोर्स अधिक और अधेसिव फोर्स कम होता है वो क्या कहलाते हैं? नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो अब देखिए केस हमने क्या लिया था? ये वाटर लिया, ये मरकरी लिया। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि वाटर इज़ वेटिंग लिक्विड एंड मरकरी इज़ नॉट वेटिंग लिक्विड। यानी नॉन वेटिंग लिक्विड क्या है? मरकरी है और वेटिंग लिक्विड वाटर है। अब देखिए एक चीज़ और कह सकते हैं, एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल होता है वो एंगल कम होता है, 90 डिग्री से हमेशा कम रहेगा वेटिंग लिक्विड का। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो लेस देन होगा क्या? 90 डिग्री, या ये कह सकते हैं न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल होता है ये। और जो वेटिंग लिक्विड होते हैं इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो हमेशा होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, या फिर इनको अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण। तो ये इस टाइप से लिक्विड होते हैं। जो वेटिंग लिक्विड होते हैं उनमें कोहेसिव फोर्स का मान कम होता है और अधेसिव फोर्स का मान ज़्यादा होता है, वे कहलाते हैं वेटिंग लिक्विड। और वेटिंग लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण होता है। और नॉन वेटिंग में FC का मान ज़्यादा होता है FA से, इसलिए इनके बीच का कोण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से अधिक कोण होता है। ये नॉन वेटिंग के लिए हो गया। तो इतना चीज़ आप
नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं वेटिंग लिक्विड में कौन सी कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए और ये कंडीशन होती है, नॉन वेटिंग के लिए ये कंडीशन और ये कंडीशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, मैंने बताया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट दो केस में होता है, एक वेटिंग लिक्विड के लिए, एक नॉन वेटिंग लिक्विड के लिए, दोनों अलग अलग होते हैं। वेटिंग लिक्विड के लिए कितना एक्यूट एंगल या न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, और नॉन वेटिंग लिक्विड के लिए 90 डिग्री से अधिक। इसीलिए पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, वो किसी भी सरफेस को नहीं भिगो पाता और पानी जो होता है वो भिगो देता है। अब देखिए, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछ लिया जाता है, क्या कि वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और मरकरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर यानी थीटा वाटर इज इक्वल टू, थीटा वाटर कितना होता है 8 डिग्री फॉर इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर यानी अगर वाटर प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उसके लिए 8 डिग्री होता है, और थीटा वाटर बराबर 0 डिग्री फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए क्या होता है 0 डिग्री। तो मैक्सिमम केस में वाटर जो भी होता है कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ ज़रूर होती हैं, तो इसलिए वो 7 या 8 डिग्री के आसपास होता है। अगर एकदम प्योर वाटर हो गया, जिस प्योरिट से निकला हुआ वाटर कह सकते हैं एक तरह से, तो उसमें क्या होगा 0 डिग्री वाटर का होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब अगर बात करें हम मरकरी की, तो मरकरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर Hg ये होता है 140 डिग्री, 140 डिग्री। अधिक कोण तभी तो हुआ 90 से अधिक, ये 140 डिग्री का कोण बनाता है। क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है 140 डिग्री होता है फॉर मरकरी। तो ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कैपिलरिटी या केशिकात्व, कैपिलरिटी एक्शन या कैपिलरिटी या केशिकात्व। तो कैपिलरिटी क्या होता है, देखिए मैंने बताया कि दो टाइप के लिक्विड या तो वेटिंग होंगे या फिर नॉन वेटिंग। तो ये जो लिक्विड होते हैं, इनमें अगर कोई भी एक नैरो ट्यूब या केशिका डुबोई जाए, केशिका मतलब कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब अगर इसमें डुबोई जाती है, तो कैपिलरी ट्यूब डुबोने पर इस ट्यूब में लिक्विड का चढ़ना या फिर उतरना, चढ़ना या उतरना, यही क्या कहलाता है केशिकात्व। यानी द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड व्हेन अ नैरो ट्यूब इमर्ज इन द लिक्विड, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी क्या है, जब किसी द्रव में कोई केशिका डुबोई जाती है तो उस केशिका में द्रव का चढ़ना या उतरना क्या कहलाता है केशिकात्व। तो कैपिलरिटी की डिफिनीशन क्या हुई, जब किसी द्रव में कोई केशनली या केशिका डुबोई जाती है तो उस केशनली में द्रव का चढ़ना या फिर उतरना, यह गुण कहलाता है केशिकत्व। तो केशिकत्व का रीज़न क्या है, देखिए भाई, केशिकत्व का जो रीज़न है वो है सरफेस टेंशन, यानी कॉज ऑफ कैपिलरिटी इज़ सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का कॉज क्या था, कोहेसिव फोर्स। तो ये बहुत ही मतलब कम डिफरेंस वाले ऑप्शन मिलेंगे आपको उसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो आप बताएंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे कोहेसिव फोर्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कैपिलरिटी, तो कैपिलरिटी का कॉज होता है सरफेस टेंशन, ना कि कोहेसिव फोर्स। तो सरफेस टेंशन कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कि द्रव की ऊपर की मुक्त सतह पे ही सरफेस टेंशन होता है, तो मुक्त सतह पे सरफेस टेंशन यानी तनाव में है वो सतह। अब जब उसमें केशनली डुबोई जाती है, तो केशनली डुबोने पर क्या होता है कि जब तक वाटर ऊपर चढ़ता रहता है तब तक, जब तक कि वाटर का जो वेट होता है वो वाले चढ़ाने वाले फोर्स को, जो फोर्स होता है वही
क्या सरफेस टेंशन फोर्स या फिर सरफेस टेंशन, उसको जब तक बैलेंस नहीं कर लेता है, यानी जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है उसको जब तक लिक्विड का मास या वेट जो बैलेंस नहीं कर लेता है तब तक कैपिलरिटी या एक्शन होता रहता है, मतलब या तो राइज होगा या फिर फॉल। तो इसीलिए हमने कहा कि जो काज ऑफ कैपिलरिटी होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन। और हाँ, एक चीज़ और, जो राइज और फॉल होता है वो दोनों वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड के केस में होता है। मतलब जो वेटिंग लिक्विड होते हैं उनमें कैपिलरी राइज होता है और जो नॉन वेटिंग लिक्विड होते हैं उनमें कैपिलरी फॉल होता है। तो वाटर का अगर पूछा जाए कैपिलरी राइज होगा या फॉल, तो वाटर के केस में कैपिलरी राइज होता है और मरकरी के केस में कैपिलरी फॉल होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो उसमें वाटर में हाइट जिस ऊंचाई तक चढ़ता है वो पॉजिटिव हाइट होती है और जो उसमें गिरता है पारे में वो नेगेटिव हाइट होती है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कैपिलरी राइज जो होता है या फॉल होता है वो कितना होता है। तो आइए देखते हैं, पहले वाटर के केस में कैपिलरी राइज को फाइंड आउट करना है हमें। तो हेडिंग क्या रहेगी, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी राइज इन वाटर। जल में केशिकात्व प्रभाव ज्ञात करना। तो देखिए इसका फिगर क्या ड्रॉ होगा, कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए एक बीकर में वाटर है, एक बीकर में वाटर है। अब इसका लेवल कुछ यहाँ तक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक केशनली डुबो दी। ये हमने केशनली डुबो दी। तो केशनली जब डुबोएंगे तो मैंने क्या बताया था कि वाटर का जो कांटेक्ट होता है ग्लास से, तो वहाँ पे सरफेस थोड़ा ऐसे हो जाता है, ऐसे होगा। तो ये भी ग्लास का है तो यहाँ पे भी सरफेस कैसा होगा, ऐसे, और इधर भी ऐसे ही, यहाँ पे इस तरह से। तो अब देखिए जो वाटर इसमें राइज़ करेगा, मैंने बताया वाटर के केस में कैपिलरी राइज़ होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ तक राइज़ किया तो ये हाइट हो गई, जिस ऊंचाई तक ये राइज़ हुआ। अब जब यहाँ पे राइज़ होगा तो चूँकि ग्लास के साथ फिर इसका कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी सतह इसकी कैसी होगी, कॉनकेव, ऐसी होगी, ठीक, मुक्त सतह। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करें एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये जाएगा थीटा, और इधर का अगर ड्रॉ करें तो ये जाएगा इस तरफ और ये हो जाएगा थीटा, होगा। अब देखिए इनके अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम निकालें, एक इस साइड में और इसे को आगे बढ़ा के एक इस साइड में, तो इन्हीं साइड में क्या काम करेगा, सरफेस टेंशन, जो कॉज होता है कैपिलरी राइज का। तो ये कॉज है कैपिलरी राइज का, सरफेस टेंशन। अब देखिए ये अगर एंगल ये वाला थीटा है तो ये अभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। और ये अगर थीटा है तो इधर इसी को आगे बढ़ाया गया है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब देखिए जो वाटर इसमें चढ़ा है यानी जो राइज हुआ है उसका कुछ वेट होगा, मान लीजिए क्या है, mg, ठीक। तो ये वेट mg है और सरफेस टेंशन लग रहा है। तो सरफेस टेंशन को अगर हम रिजॉल्व करें तो एक हॉरिजेंटल जाएगा और एक वर्टिकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हॉरिजेंटल इसका निकाला जाए तो सिग्मा साइन थीटा, और वर्टिकल निकाला जाए तो सिग्मा कॉस थीटा, ये और ये भी सिग्मा कॉस थीटा। तो फिगर को थोड़ा बड़ा बनाइएगा जिससे कि आपको अंतर समझ में आए।
तो अभी हमने बताया कि कैपिलरी राइज या फॉल जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, और कैपिलरी राइज या फॉल तब तक होता रहता है जब तक सरफेस टेंशन फोर्स बराबर ना कर ले। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड या वेट ऑफ द वाटर। जब तक ये केस प्राप्त नहीं होगा तब तक वो क्या करता रहेगा, राइज करता रहेगा। अब देखिए एफ एस क्या होता है, एफ एस होता है सिग्मा इंटू एल, एफ एस बराबर सिग्मा इंटू एल। भाई यहाँ से देखिए सिग्मा बराबर एफ बाई एल, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। अब देखिए चूँकि अगर बैलेंसिंग कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखा जाए तो जो भी नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो बराबर होंगे किसके, ऊपर वाले फोर्स के। तो देखिए सरफेस टेंशन फोर्स क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है सिग्मा कॉस थीटा इंटू एल करेंगे। एल क्यों करेंगे, क्योंकि सिग्मा बराबर एफ बाई एल, एफ बराबर सिग्मा इंटू एल, तो सिग्मा इंटू एल, सिग्मा का कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा ऊपर। अब इसको इक्वल कर देंगे वेट बराबर एम जी के। अब देखिए सिग्मा कॉस थीटा एल क्या होगा, एल होगा जो इस कैपिलरी ट्यूब की परिधि है, वो परिधि क्या होगी, परिधि बराबर सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, पाई इंटू डी। और एम जी को अगर तोड़े हम तो एम को लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू जी। कैसे, रो बराबर एम अपान वी, तो एम बराबर रो इंटू वी, ऐसे। तो अब देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी बराबर रो जी को एक पास लिख लें, वी बराबर क्या है, आयतन। तो आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, जितना वाटर इसमें चढ़ा है उस कैपिलरी ट्यूब का एरिया और गुणे में हाइट। एरिया और हाइट को मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आयतन के निकल के बराबर होगा, तो एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। अब एरिया बराबर क्या होगा इस केस में, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये होगा एरिया। तो ए की जगह रख दीजिए रो जी इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम कैंसिल आउट करें सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा ये वाला ऊपर जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी और डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी, ये आ गया। अब देखिए मैक्सिमम केस में ये फार्मूला नहीं पूछता है, पूछता क्या है, ये तो सबको मालूम होता है। अब अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, d बराबर क्या रख दें 2r, d बराबर 2r, मतलब जो डायमीटर होता है और रेडियस का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो जब हम इसको 2r रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा, पहले सॉल्व कर देते हैं, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी इंटू 2r, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार 2 दूनी 4, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपान आर रो जी। ये फार्मूला बहुत ही पॉपुलर पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लें। अब देखिए ये एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कैपिलरी क्या होगा, राइज होगा, यानी h इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, h इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब मैक्सिमम राइज कितना होगा, मैक्सिमम राइज कितना होगा, अगर कॉस थीटा का मान क्या हो जाए 1, इफ़ कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा 1 किसका होता है, ज़ीरो का, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब जब 0 डिग्री थीटा होगा तब मैक्सिमम राइज होगा, और मैक्सिमम राइज कितना होगा, 2 सिग्मा अपान आर रो जी के, 2 सिग्मा अपान आर रो जी के, ये मैक्सिमम हाइट होगा एच मैक्स। अब देखिए ये थीटा बराबर 0 हमने बताया किस केस में था, जब वाटर क्या होगा,
प्योर वाटर। जब प्योर वाटर होगा तब ये थीटा बराबर 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर के लिए जो कैपिलरी राइज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि फॉर प्योर वाटर कैपिलरी राइज इज मैक्सिमम बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, और कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो 2 सिग्मा अपान आर रो जी जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी हाइट की। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि कैपिलरी राइज कैसे होता है। अब देखिए वाटर के केस में हमने पढ़ लिया। अब अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी में क्या होगा, राइज होगा या फॉल, ये अभी हम देख लेंगे। मरकरी के लिए हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बताया, थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री, जो कि क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखिए फार्मूला क्या आया है, H बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी या फिर 2 सिग्मा कॉस थीटा अपान आर रो जी, ये फार्मूला आया है। अब अगर थीटा बराबर 140 डिग्री रख दिया जाए, थीटा बराबर 140 डिग्री फॉर एच जी पारे के लिए, मरकरी के लिए, तो अगर हम थीटा बराबर 140 डिग्री रखते हैं तो एच बराबर 2 सिग्मा कॉस 140 अपान आर रो जी, ये आएगा। अब देखिए कॉस 90 प्लस जा रहा है ना, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा हमेशा क्या आती है, माइनस में वैल्यू आती है, माइनस का साइन थीटा, मतलब ये माइनस में वैल्यू आने वाली है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो लगभग आता है माइनस का 0.776 ऐसे करके आता है इंटू सिग्मा अपान आर रो जी के। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इतनी वैल्यू आती है, वो भी माइनस के साथ। इसका मतलब ये क्या हो गया, H हो गया नेगेटिव वैल्यू। H नेगेटिव वैल्यू का मतलब हो गया ये होगा कैपिलरी फॉल, कैपिलरी फॉल होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब केशनली डिप की जाती है किसमें, मरकरी में, तो राइज ना होके क्या होता है फॉल। क्यों, क्योंकि हाइट जो आती है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आती है। तो यही रीज़न है कि पारे में जब डुबोते हैं केशनली को तो फॉल होता है, और वाटर में जब डुबोते हैं तो क्या होता है, राइज होता है। अब देखिए आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी के बुलबुले यानी कि जो वाटर बबल्स होते हैं या फिर एयर बबल्स होते हैं, एयर बबल्स या वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंद या फिर जो हवा के बुलबुले बनते हैं पानी में, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। या फिर साबुन के बुलबुले आपने देखे होंगे, सोप बबल जिनको बोलते हैं, तो सोप बबल, वाटर ड्रॉपलेट या एयर बबल, और एक चीज़ होता है वाटर जेट। वाटर जेट क्या होता है, जब किसी पाइप से वाटर बाहर निकलता है तो वहाँ पे एक जेट या धार बनती है, उसी को बोलते हैं वाटर जेट। तो इन तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, इन तीनों चीज़ों में क्या इन्वॉल्व होता है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जब इन्वॉल्व होगा तो इनके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर या अतिरिक्त दाब। तो इन अतिरिक्त दाब का डेरिवेशन का प्री एग्ज़ाम में कोई महत्व नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम केवल फार्मूला बता देते हैं इन तीनों चीज़ों का, और ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इन वाटर ड्रॉपलेट या फिर एयर बबल, हवा के बुलबुले और पानी की बूंद के अंदर जो एक्सेस प्रेशर या अतिरिक्त दाब होता है, अतिरिक्त दाब, पानी की बूंद और एयर बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर या अतिरिक्त दाब होता है जिसको डेल्टा P लिखते हैं, ये होता है 4 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा अपान डी। अब देखिए इस एक्सेस प्रेशर को P1 और P2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या P2 माइनस P1 बराबर 4 सिग्मा अपान डी। ये हमने एज्यूम कर लिया कि कोई दो प्रेशर से डेल्टा P का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन। तो अब एक्सेस प्रेशर जो होता है वो ये होता है, और ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो अगर स्टैंडर्ड में देखा जाए तो ये होता है PATM प्लस 4 सिग्मा अपान D। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर हम देखें अतिरिक्त दाब किसके अंदर, अतिरिक्त दाब देखें सोप बबल, यानी साबुन के बुलबुले के अंदर जो अतिरिक्त दाब होता है वो होता है P बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस 8 सिग्मा अपान D। और वाटर जेट की अगर बात करें, वाटर जेट के अंदर एक्सेस प्रेशर जो होता है वो होता है P बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस 8 सिग्मा बाई D होगा, 2 सिग्मा अपान D। तो ये 3 फार्मूले यहाँ से मिले। तो यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि अगर बबल बोल देता है तो बबल का मतलब होगा सोप बबल, और अगर एयर की बात करेगा तो एयर ज़रूर बोलेगा, एयर बबल बोलेगा। अगर सिंपली बबल बोल दिया तो आप उसको क्या बोले समझेंगे, सोप बबल। तो सोप बबल के केस में ये प्रेशर होता है, और वाटर ड्रॉपलेट के केस में ये होता है, और ये वाटर जेट के केस में ये होता है। तो ये तीनों फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, हम जब मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर बताएंगे तब क्या वहाँ पे एक चीज़ आती है कि एट गेज प्रेशर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, आप जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एट गेज प्रेशर P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 0। PATM बराबर क्या होता है, 0। तभी ये वाला फार्मूला आता है। मतलब तब क्या होता है, ATM को हटा देंगे और क्या लिखेंगे सीधे 4 सिग्मा अपान D। तो ये केस बन सकता है कि यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो, या फिर गेज प्रेशर पर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कितना अतिरिक्त दाब होता है, तब आप क्या बताएंगे, सिर्फ ये वाला। मतलब क्यों, क्योंकि एट गेज प्रेशर PATM क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 0 हो जाता है। तो ऐसे ही अगर इसमें पूछ ले कि गेज प्रेशर पर, या फिर व्हेन प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0, तब क्या होगा, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, 8 सिग्मा बाई D। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लें। तो इसी के साथ ये पहला चैप्टर जो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स वो यहाँ पे एंड हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।